डॉक्टर किम एक रिसर्चर है जो उत्तर और दक्षिण कोरिया की सेनाओं के लिए मिलकर बनने वाले परमाणु बम के प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। कहानी की शुरुआत में वो टीवी पर न्यूज देख रही होती है, जहां धरती के बहुत पास से गुजरने वाले एक विशाल धूमकेतु के बारे में बताया जा रहा है। ये धूमकेतु 433 साल में एक बार धरती के पास आता है, लेकिन इस बार दूर होने की वजह से इसे देखा जा सकेगा। इसी दौरान उत्तर और दक्षिण कोरिया के सैन्य नेता परमाणु बम को सरेंडर करने की अपनी योजना पर चर्चा कर रहे होते हैं। ये बम गुप्त रूप से बनाया जा रहा था, जिसमें डॉक्टर किम के साथ दोनों देशों की सेनाएं मिलकर काम कर रही थीं। लेकिन दुनिया के दूसरे देशों के लगातार दबाव के बाद उन्हें मजबूरन परमाणु बम को छोड़ना पड़ता है, जिसे सुबह दूसरे देश ले जाया जाएगा। इस पहल से दोनों देशों में शांति आने की उम्मीद है, लेकिन उत्तर कोरिया के मेजर कांग इस बात से खुश नहीं है। इसलिए वो अपने सैनिकों के साथ मिलकर डॉक्टर किम को अगवा कर लेते हैं, जिनके पास उस जगह का कार्ड है जहां परमाणु बम रखा हुआ है। आधी रात तक परमाणु बम को चुरा लिया जाता है और पानी के रास्ते ले जाया जाता है। इसी बीच डॉक्टर किम को भी अगवा कर लिया जाता है। जल्द ही दक्षिण कोरिया के सैनिकों को इस घुसपैठ का पता चल जाता है। मेजर पार्क के नेतृत्व वाली एक प्लाटून को कांग और उसके सैनिकों को पकड़ने के लिए भेजा जाता है। आगे की कहानी में दोनों गुटहन नदी के बीच में मिलते हैं। एक तेज धमाका होता है, जिसके बाद उनके बीच गोलीबारी शुरू हो जाती है, लेकिन उन्हें ये एहसास नहीं होता कि ये आवाज धरती के पास से तेजी से गुजर रहे धूमकेतु की वजह से हुई है। इस घटना के चलते नाव गायब हो जाती है, स्क्रीन काली हो जाती है और जब डॉक्टर किम अपनी आंखें खोलती है तो वो खुद को एक मैदान में पाती है। कुछ लोग पारंपरिक कपड़ों में इधर उधर भाग रहे हैं और लड़ रहे हैं। पता चलता है कि धूमकेतु के कारण वातावरण में एक समय का दरार बन गया है, जिसने 3 उत्तर और 3 दक्षिण कोरियाई सैनिकों को डॉक्टर किम के साथ साल 1572 में भेज दिया है। डॉक्टर किम इस पूरे मामले का हिस्सा बनना नहीं चाहती थीं। फिलहाल जोसियन काल के कोरियाई लोगों और जिर्चियन हमलावरों के बीच युद्ध चल रहा है। सैनिकों को लगता है कि ये कोई मजाक है, लेकिन जब कोई उन पर हमला करता है तो उन्हें जवाब देना पड़ता है। वो विस्फोटक से जिर्चियन सैनिकों को मार गिराते हैं, जिससे उनका कमांडर गुस्से में आ जाता है। कमांडर उन पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन रुक जाता है क्योंकि गोली की आवाज से उसका कान दुखने लगता है। हमलावरों के जाने के बाद गरीब कोरियाई ग्रामीण सैनिकों को घेर लेते हैं और उन्हें ईश्वर भेजे हुए दूत मानते हैं। गांव वालों को इन सैनिकों की ताकतें जादुई लगती है, इसलिए उन्हें स्वर्ग के सैनिक ये का उपनाम दिया गया है। चूंकि ये हालात उनके लिए बिल्कुल नए हैं, रात के लिए वे एक गुफा में ठहरते हैं। गुस्से में पार्क अपनी बंदूक कांग पर तान देता है और सारी गड़बड़ी के लिए उसे ही जिम्मेदार ठहराता है। बात बहुत गर्म हो जाती है, लेकिन डॉक्टर किम दोनों को शांत करवाती है और कहती है कि वापसी का रास्ता खोजने से पहले उन्हें आपस में लड़ाई बंद करनी होगी। इन सबसे ज्यादा चिंता उन्हें गुमशुदा परमाणु बम की है, जो दूसरे विश्व युद्ध के बमों से 100 गुना ज्यादा ताकतवर है। लगता है समय पार करते वक्त ये बम कहीं खो गया है। चूंकि कांग इस बम के गुम होने का जिम्मेदार है, वो उसे ढूंढने का वादा करता है। उसी वक्त जिर्चन का नेता उस कमांडर को फटकार लगा रहा है जो पहले युद्ध भूमि से भाग गया था। हालांकि कमांडर ये दलील देता है कि वो सैनिक असाधारण थे, लेकिन नेता उसकी कायरता को माफ नहीं करता। वो कमांडर को एक तीरक मान देता है और उसे स्वर्ग के सैनिकों को मारने का आखिरी मौका देता है। गुफा में वापस एक आम आदमी सैनिकों की जासूसी करता है और जब वे सो रहे होते हैं तो उनसे चोरी करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बेवकूफ चोर चुराई हुई चीजों को लेकर भागने के बजाय सैनिकों को आराम से सोने में मदद करने का फैसला कर लेता है। आखिरकार उसे पकड़ लिया जाता है, लेकिन इस शोर शराबे से गांव के पहरेदारों का ध्यान आ जाता है। नतीजतन चोर और 2 सैनिकों को राजा के सामने हिंसा के प्रदर्शन के लिए ले जाया जाता है। कांग और पार्क आम आदमियों का भेष धार कर दूर से सुनवाई देखते हैं। चोर का नाम ये सन सेन बताया जाता है, जो अस्सान नामक जगह का रहने वाला है। ये नाम पार्क को जाना पहचाना लगता है और सोचने पर उसे एहसास होता है कि ये चोर वही महान कोरियाई योद्धा है जो बाद में जापानी हमले को हराने में अहम भूमिका निभाएगा। ये कोरिया का राष्ट्रीय नायक और आधुनिक समय का सबसे महान योद्धा माना जाता है, लेकिन उसे असल जिंदगी में देखकर मेजर को यकीन नहीं होता क्योंकि वो बिल्कुल वैसा नहीं है।
जैसा आधुनिक कोरियाई इतिहास में बताया गया है। राजा एक धातु की गेंद समझकर विस्फोटक चुराने के लिए ये और दोनों सैनिकों को सिर कलम करने का आदेश देता है। रात को तीनों को जेल में बंद कर दिया जाता है, लेकिन फिर एक सैनिक उन्हें छुड़ाने आता है। सैनिकों को बचाने के अलावा वो ये को भी अपने साथ आने के लिए मजबूर करता है। पता चला कि ये ने पहले गुफा से हथियार चुरा लिए थे और सैनिक उन्हें वापस चाहते हैं। ये कहता है कि उसने उन्हें नदी में फेंक दिया, लेकिन कोई उस पर विश्वास नहीं करता। पार्क सबको बताता है कि ये वही महान योद्धा है जिसके बारे में उन्होंने इतिहास की किताबों में पढ़ा है। ये जानकारी सुनकर सब सदमे में आ जाते हैं और उस बेवकूफ चोर को देखने के लिए घूम जाते हैं जिसमें एक योद्धा का कोई गुण नहीं है। जब दूसरे लोग परेशान होते हैं तो ये भागने में सफल हो जाता है, लेकिन अगली सुबह उठने पर वह देखता है कि सैनिक उसके सामने के आंगन में है और आराम से घूम रहे हैं। वे उसे ये जनरल कहकर संबोधित करते हुए झुकते हैं और माफी मांगते हैं। ये सोचता है कि वे उसे धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन 6 आदमियों के खिलाफ विरोध नहीं कर सकता। अगले दिन से पार्क ये को प्रशिक्षित करने का जिम्मा ले लेता है और उसे वह जनरल बनाना चाहता है जो वह बनने के लिए नियत है। शुरुआत में ये असमंजस में होता है, लेकिन अंततः कठिन प्रशिक्षण स्वीकार कर लेता है। इस बीच कांग और उत्तर कोरियाई सैनिक परमाणु बम की तलाश जारी रखते हैं, जो उन्हें लगता है कि उनके साथ समय पार कर आया है। वे नक्शे बनाते हैं और गांव के हर हिस्से को खोजते हैं, लेकिन उसे ढूंढ नहीं पाते। एक सुबह जब कोई आसपास नहीं होता, ये जंगल में उन हथियारों के साथ जाता है जो उसने सैनिकों से चुराए थे। उसे लगता है कि वे बहुत अधिक कीमत के हैं और भविष्य में उन्हें बेचना चाहता है। वह उन्हें एक पेड़ के पास गाड़ देता है और एक छोटी सी किसान लड़की उसे ऐसा करते हुए देख लेती है। वह बंदूकों के बारे में उत्सुक है, लेकिन ये उसे एक चॉकलेट बार देकर रिश्वत देने के बाद भगाने में सफल हो जाता है। हालांकि कुछ घंटों बाद वह हाथ में बंदूक लेकर जंगल से बाहर निकलती है। जिरचान के जासूसों ने सैनिकों को खोजने के लिए भेजा। लड़की को बंदूक के साथ देखते हैं। वे समझ जाते हैं कि बंदूक की वजह से सैनिक पास ही होंगे। इस बीच पार्क और अन्य लोग ये के साथ सम्मान से पेश आते हैं और उसकी बहुत देखभाल करते हैं। किम को लगता है कि उन्हें ये के जीवन में दखल नहीं देना चाहिए क्योंकि यह पूरे देश के भविष्य को बदल सकता है, लेकिन पार्क का मानना है कि ये को एक योद्धा बनने के लिए उनकी जरूरत है। एक दोपहर किम उत्साहपूर्वक सभी को इकट्ठा करती है और बताती है कि उन्होंने धूमकेतु के बारे में कुछ खोज लिया है। पिछली बार यह धरती के पास 433 साल पहले आया था, इसलिए उन्हें 1572 में स्थानांतरित कर दिया गया था। यह उनके समय से ठीक 433 साल पहले है। यदि वे चंद्र कैलेंडर के अनुसार पैटर्न का पालन करते हैं, तो अगला धूमकेतु 4 दिनों में गुजरेगा, जिसका मतलब है कि वे घर वापस जा सकते हैं। समस्या केवल यह है कि उन्हें नहीं पता कि धूमकेतु के गुजरने पर उन्हें गांव के किस हिस्से में होना चाहिए, लेकिन उन्हें विश्वास है कि उन्हें इसका समाधान मिल जाएगा। रात में पार्क अपने सैनिकों को ये का सामान खंगालते देखता है। उन्हें बहुत सारी जरें मिलती है और वो ये समझ लेते हैं कि ये असल में एक छोटा तस्कर है। वो सारा सामान जला देते हैं और ये को फटकार लगाते हुए कहते हैं कि वो देश के लिए अपना असली काम करे। ये गुस्से में इस तरह से डांटने पर वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद एक दक्षिण कोरियाई सैनिक ये को ढूंढता है और हथेली देखने का नाटक करते हुए उसे उसके भविष्य की बड़ी-बड़ी बातें बताता है। ये उस सैनिक की बातों पर हंसता है और उसे बिल्कुल नहीं मानता। जब सैनिक उसे पूरी सच्चाई बताने की कोशिश करता है, तो एक तीर उसकी गर्दन में लग जाता है और वो मर जाता है। इसके बाद चर्च और हमलावर ये को घेर लेते हैं और उसे अगवा कर लेते हैं। वो उसे बंधक बना लेते हैं और कोरे मारकर उसे तरपाते हैं। उनका कमांडर ये जानना चाहता है कि बाकी सैनिक कहाँ है। अगर ये उन्हें बता देता है तो उसे शांति से मार दिया जाएगा, वरना उसे जिंदगी भर तरपाया जाएगा। वो उसे मरे हुए सैनिक का सिर भी दिखाते हैं, पर ये कुछ नहीं बोलता। लेकिन फिर कमांडर उस किसान लड़की को ले आता है जिसके पास छोटी लड़की को बचाने के लिए बंदूक थी। ये वादा करता है कि वो उन्हें सुबह सैनिकों के रहने की जगह दिखा देगा। कमांडर लड़की को छोड़ देता है, पर फिर भागने से पहले उसे तीर से मार देता है। वो ये को धमकाता है
कि अगर वो अपना वादा पूरा नहीं करेगा तो उसके साथ भी ऐसा ही होगा। येई के लिए ये जिंदगी भर तरपाए जाने से तो अच्छा है। रात में जब सब सो जाते हैं, कांग और उसके साथी येई को बचाने आते हैं। उन्हें यह भी पता चलता है कि परमाणु बम तो एक टेंट में ही रखा हुआ था और वो उसे लेने में कामयाब हो जाते हैं। इसी दौरान वो एक कमरे में घुसते हैं जहां जेरचन का उत्तराधिकारी सो रहा होता है। उसके पास वही बंदूक होती है जो लड़की से छीनी गई थी। वो कांग पर गोली चलाने की कोशिश करता है, पर कांग अपनी तेज रिफ्लेक्स की वजह से उसे मार गिराता है और ये के साथ भाग जाता है। अगली सुबह जेरचन का नेता अपने बेटे की लाश देखकर दुखी हो जाता है। बदले की आग में वो और कमांडर दोनों भागे हुए लोगों को मारने की ठान लेते हैं। कहीं और येई उस बच्ची की बेवजह मौत से हिल जाता है। वो बार बार अपने पिता और सैनिकों की बातें सुनता है जो उसे कहते थे कि वो फौजी टेस्ट पास करे और जनरल बने। अब तक वो खुद को एक ऐसा हारने वाला समझता था जो जिंदगी में कुछ खास हासिल नहीं कर सकता। लेकिन लड़की की मौत देखने के बाद उसे लड़ने का मकसद मिल जाता है। इधर परमाणु बम उनके पास होने पर किम को पता चलता है कि उस पर लगा टाइमर 10 मिनट से घटकर 5 मिनट पर हो गया है। इसका मतलब है कि वो 5 दिन से यहाँ है, क्योंकि असल जिंदगी का 1 मिनट अतीत में 1 दिन के बराबर होता है। परमाणु बम की मदद से धूमकेतु के जाने के समय और जगह का सही हिसाब लगाया जाता है। इस वजह से सैनिक अतीत को छोड़कर वापस जाने की तैयारी करते हैं। इस हिस्से में टीम के एक सदस्य का अंतिम संस्कार हो रहा है। तभी ग्रामीण उनके पास आते हैं जिन्होंने जंगल से हथियार खोदे हैं। वे लड़की की मौत का बदला लेने के लिए सैनिकों की मदद चाहते हैं। जाहिर है वह एक अनाथ थी जिसे गांव के सभी लोग पसंद करते थे क्योंकि उसके माता पिता नहीं थे। ग्रामीण सभी उसकी मौत पर शोक मनाते हैं जैसे वह उनकी अपनी बेटी हो। शुरुआत में मेजर पार्क को शक होता है क्योंकि वह अतीत में दखल नहीं देना चाहता। हालांकि वह अपना विचार बदल लेता है जब कांग आगे आता है और ग्रामीणों की मदद करने के लिए सहमत होता है। आधुनिक कोरियाई लोगों के साथ मिलकर वे लड़ाई की तैयारी करते हैं। हमले के लिए रणनीति बनाते समय कांग और पार्क में बहस हो जाती है जो हाथापाई में खत्म हो जाती है। वे केवल तभी रुकते हैं जब ये उन्हें आदेश देता है। वह उन्हें यह एहसास दिलाता है कि उनकी प्रतिद्वंद्विता ग्रामीणों की सुरक्षा के मुकाबले कुछ भी नहीं है। पार्क देखता है कि ये ने आखिरकार एक भविष्य के जनरल के रूप में अपना सार हासिल कर लिया है। पूरे एक दिन ये गांव के आसपास के इलाकों का निरीक्षण करता है और यह पता लगाता है कि उसके दुश्मन कौन सा रास्ता अपनाएंगे। युद्ध के सभी पहलुओं का विश्लेषण करने के बाद वह एक चालाक हमले की योजना बनाकर सभी को चौंका देता है। उनके अनुसार वे पहाड़ी के उस संकरे हिस्से में छिप सकते हैं जहां से दुश्मन आ रहे हैं। इस तरह एक बार में केवल 10 ही उनके पास से गुजर सकते हैं और वे उन्हें आसानी से मार सकते हैं। फिर भी इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि जेरचेन के प्रशिक्षित सेनानियों के खिलाफ जाने के कारण युद्ध में उन सभी की मृत्यु हो जाएगी। जेरचेन्स के आने से एक दिन पहले किम को पता चलता है कि उनकी घड़ियां तेज चल रही है। इसका मतलब है कि धूमकेतु अधिक गति से गति कर रहा है और चर्चन के आक्रमण से पहले उन्हें वापस लौटना होगा। सैनिकों को अपने पुराने जीवन में लौटने या ग्रामीणों की मदद करने के बीच चयन करना होता है। वे पहले वाले के साथ जाने का फैसला करते हैं क्योंकि गांव में रहने से ये को भविष्य में मदद नहीं मिल सकती है। जब वे जाने की तैयारी करते हैं तो पार्क ये को भी अपनी जान बचाने के लिए भाग जाने का सुझाव देता है। भविष्य में जब जापान कोरिया पर आक्रमण करेगा तो उसे भविष्य के लिए जीवित रहना होगा, इसलिए वह कम महत्वपूर्ण लड़ाई में मारे जाने का जोखिम नहीं उठा सकता। सुझाव से गुस्से में आकर ये पार्क के लिए सम्मान खो देता है, लेकिन अंत में उसे बेहोश कर दिया जाता है और उसकी खुद की भलाई के लिए ले जाया जाता है। जब तक उत्तर कोरियाई लोगों को यह एहसास नहीं हो जाता कि परमाणु हथियार चुराने के लिए भविष्य में वापस आने पर उन्हें मौत की सजा दी जाएगी, तब तक सब कुछ योजना के अनुसार चलता है। आखिरी मिनट में कांग अपना विचार बदल देता है और गांव की रक्षा करने में मदद करने के लिए वापस जाने का चुनाव करता है। अन्य लोग उसके नेतृत्व का पालन करते हैं और अपने कारणों से पीछे रहने का फैसला करते हैं। उन्होंने अपना हार किम को थमा दिया ताकि वह उनके परिवारों तक पहुंचा सकें। थोड़ी देर बाद जिद्दी ये अपनी कैद से भाग निकलने में कामयाब हो जाता है
और सैनिकों और ग्रामीणों की लड़ाई में शामिल हो जाता है। हमलावर पहले हमला करते हैं, जिससे एक लंबी और कठिन लड़ाई शुरू हो जाती है। सैनिक बंदूक और विस्फोटकों का इस्तेमाल कर पहले हमलावर सैनिकों को मार गिराते हैं, लेकिन जब दूसरा दस्ता तीरकमानों के साथ आता है तो ग्रामीणों को पीछे धकेल दिया जाता है और उनमें से ज्यादातर मारे जाते हैं। दर्जनों का नेता कई सैनिकों को मार गिराता है और उनकी टुकड़ी को कमजोर कर देता है। ये की जान बचाने के लिए तीर खाकर मेजर कांग भी मारे जाते हैं। अंत में स्वर्ग के सभी सैनिकों में से केवल हवलदार चोई और पार्क ही जीवित बच पाते हैं। एक भीषण लड़ाई के बाद आखिरकार दुश्मनों का नेता मारा जाता है और ग्रामीण विजयी हो जाते हैं। कहीं और किम पर भी दर्जनों द्वारा हमला किया जाता है। एक रक्षक उन्हें सुरक्षित रखने के लिए उनसे लड़ता है। वह लगभग एक हथगोले से मारी जाती है, लेकिन उसी समय धूमकेतु आता है और एक बार फिर समय का फाटक बना देता है। वह और विस्फोटक वर्तमान में वापस आ जाते हैं और वह अपने अनुभवों की रिपोर्ट कोरियाई जनरलों को सौंप देती है। उच्चाधिकारी समय यात्रा की कहानी पर विश्वास नहीं करते, लेकिन अब उनके पास परमाणु बम है, इसलिए उन्हें लापता सैनिकों की परवाह नहीं है। अंत में वे परमाणु बम को वापस करने और दोनों देशों में शांति बनाए रखने का फैसला करते हैं। अंतिम दृश्य में हम देखते हैं किम स्थानीय एडमिरल यी के स्मारक पर जाती है। उन्हें सैनिकों और ये की याद आती है और उन्हें इस बात का दुख है कि उनके साथ क्या हुआ यह उन्हें नहीं पता। फिर दृश्य म्योन्यान जलमरूमध्य की लड़ाई के समय पर चला जाता है। वहाँ हम देखते हैं कि ये अब सेनापति बन चुका है और युद्ध में जापानी सैनिकों का सामना करने की तैयारी कर रहा है। वह और केवल 13 कोरियाई जहाज 300 से अधिक जहाजों वाले जापानी बेड़े को सफलतापूर्वक नष्ट कर देते हैं। अपने प्रमुख जहाज पर ये किसी और के साथ नहीं बल्कि पार्क और चोई के साथ है, जो अब उसके स्टाफ अधिकारी है। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और लाइक छोड़ें। देखने के लिए धन्यवाद।